अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ आप सब मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत मज़े में हूँ। तो आज है सेकेंड डे ऑफ रिव्यू और सेकेंड एपिसोड ऑफ जेंटलमैन एंड जर्द पत्तों का बन। तो हम जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे हम जेंटलमैन से, ठीक है। तो जेंटलमैन की आज की जो एपिसोड है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें कुछ अच्छी भी थी, कुछ नॉट सो अच्छी थी, तो सभी कुछ डिस्कस करेंगे। और जो मेरी पहली एपिसोड की एज एन रिव्यू था उसमें काफ़ी सारे लाइक्स आए, तो बहुत अच्छा लगा कि आप लोग को अच्छा लगा। और मैं वैसे तो मतलब डरती डराती नहीं हूँ मैं, मतलब बगैर काफ़ी निडर हूँ मैं, पर अभी ये रिव्यू देने के लिए ना कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर है आप एक प्लेटफॉर्म है, एक यूट्यूब भी, उसमें बैठ के आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आप अपनी जॉब को एकदम ऑनेस्टी के साथ करें ना। तो मेरा पेट है ना, पेट में टुक 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 होता रहता है रिकॉर्डिंग पे आने से पहले ना, और मुझे बहुत गौर से देखना पड़ता है, हर चीज़ को गौर से देखना पड़ता है, गौर से सुनना पड़ता है, एनालाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि मैं ना वैसा वाला रिव्यू नहीं देना चाहती जिसमें क्लिप्स लगा के मैं सिर्फ़ और सिर्फ खामियां निकालूं बैठकर। और कुछ होता है जो फोर्सफुली खामियां निकालते हैं। अब ड्रामे जो हैं हमारे, जाहिर सी बातें, इतने रियलिस्टिक नहीं रहे, तो हमें भी थोड़ा सा उसके साथ चेंज होना पड़ेगा कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो उतने रियलिटी और रिलेटेबल हों। पर आज के टाइम पे भी आ रहे हैं ऐसे ड्रामे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आ रहे, पर जो मैंने देखे हैं और भी जो रिव्यूज़ करते हैं बैठ के, तो एक होता है ज़बरदस्ती की गलती निकालना। तो मेरी तरफ से कोशिश रहेगी कि मैं ज़बरदस्ती कोई गलती ना निकालूं, एक ऐसी गलती जो कि जेन्युइन भी है और जिसको मैं सिर्फ वही निकालना चाहती हूँ, वही फीडबैक देना चाहती हूँ कि जो जेन्युइन है और जो जिस पे वर्क किया जा सकता है। तो हम जल्दी से शुरू करते हैं जेंटलमैन के बारे में। सबसे पहला जो शॉट आता है वो गाड़ी का शॉट आता है, जिसमें हुमायूं सईद जा रहे होते हैं बैठकर उनके साथ, अपने मिनी गुंडे के साथ, यानी भट्ट साहब के साथ। और वो पहला शॉट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी नहीं रही क्रोमा शूट करने से। क्रोमा शूट करो आप, अच्छी बात है, आप क्या कहते हैं आउटडोर से बच सकते हो, एंड आपका काफ़ी सारा बजट पे जो खर्चा जाता है उससे भी आप बच सकते हो। तो अगर तो आप उसको अच्छे से केटर कर सकते हो ना, तो आपको क्रोमा शूट करना चाहिए। पर यहाँ पे क्रोमा शूट का मुझे सबसे इशू जो लगा ना, वो था फेकनेस का। मतलब लगता है फेक, पर वो बहुत ज़्यादा फेक लग रहा था। और वो मतलब ऐसा शॉट था जो मुझे लगता है कि एक रोड पे लिया जा सकता था, उसमें कितना खर्चा हो जाता। हाँ, स्टूडियो का ही होता है, जैसे हम स्टूडियो में शूट करते हैं तो स्टूडियो में लाइट आपके कंट्रोल में होता है, बजट आपके कंट्रोल में होता है, इन्वायरमेंट आपके कंट्रोल में होता है, तो कंट्रोल चीज़ें हो जाती हैं। पर क्योंकि ये ड्रामा जो है एक बड़े स्केल पे शूट हो रहा है और इसको एज एन दिखाया भी ऐसा है, इसको प्रेजेंट भी ऐसे किया जा रहा है जैसे ये सिनेमैटिक हो, फिल्म हो, तो मेरे ख़्याल से ये मुझे एक थोड़ा सा फ्लॉ लगा कि आप इसको शूट कर सकते थे बाहर, या तो अगर आपको करना था तो बहुत रियलिस्टिक रखते कि इतना फेक नहीं लगता। उनकी जीप एकदम चटक रेड है, एंड देन जो साइड से रोड्स जा रहे हैं वो ब्लैक एंड वाइट है। तो ये मुझे एक बहुत ही नॉट सो गुड चीज़ लगी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम एक्टर के ऊपर। जो सज्जल के अब्बू बने जर्द पत्तों के बन में, वो इसके अंदर मिनिस्टर भी बने हैं ना। एक सीन में उनका एक छोटा सा एजन, अभी आगे पता चलेगा कि और है कि नहीं है, पर अभी के लिए एक छोटा सा उनका सीन था। तो मतलब ये होती है कि आप कितने अच्छे टैलेंटेड एक्टर हो कि एक तरफ आप एक गांव के ऐसे बने हुए हो बिल्कुल देहाती टाइप, और यहाँ पे आप ज़रा रईस मिनिस्टर बने हो। तो बॉडी लैंग्वेज ना उनकी इतनी अच्छी स्विच लगी ना मुझे, क्योंकि साइमल्टेनियसली दोनों ड्रामे देख रही हूँ। तो मैंने जर्द पत्तों का बन देखा, एंड देन उसके बाद मैं जेंटलमैन पे जब आई तो मैंने कहा गॉड, मतलब एकदम से ना मुझे इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज लगा। तो कूडोज टू हिम, उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग करी, उन्होंने बहुत अच्छा स्विच दिखाया अपनी पर्सनालिटी में। लव ट्रैक के ऊपर दोबारा से आ जाते हैं। मैंने पहले भी बोला है कि लव ट्रैक मुझे अच्छा नहीं लगा, तो अभी भी ये जो गाड़ी का मैं आपको शॉर्ट बता रही थी कि गाड़ी के अंदर जो वो मोहब्बत की बातें कर रहे थे कि वो मुझे ऐसा समझती है वैसा समझती है हुमायूं सईद, तो मुझे ना पता नहीं वो बहुत ज़्यादा लग रहा है। मुझे लगता है कि जब फूल की एज एन एक कली होती है तो उसको मतलब ब्लूम होने में थोड़ा टाइम लगता है ना, तो आप वैसे ही प्यार को थोड़ा टाइम तो दें बढ़ने में। इतना
क्विक सब हो रहा है, ना कोई मीटिंग्स हुई, मतलब मीटिंग्स एज इन वन ऑन वन, ना कोई इंटरेक्शन हुआ, ना कोई एज इन, अब एज अ सिनेमैटिक उन्होंने शूट सब कुछ करा है और दिखा रहे हैं। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि अगर लव स्टोरी होती तो जैसे हमने देखी है डिफरेंट हॉलीवुड में भी बॉलीवुड में भी, मतलब इट टेक्स टाइम, थोड़ा सा तो टाइम लगता है ना। मैंने पहले भी ये बात बोली थी और आज भी, अब मुझे लगता है ये ट्रैक चलता रहेगा। उन्होंने पहले दिन से ही शुरू करा ना, तो हर वक्त बस यही बात होती रहेगी उनकी लव की। वो फंस चुके हैं उस ट्रैक में ना, मोहब्बत वाले। तो अभी इसको और डिस्कस नहीं करते, लेट इट बी, ये जैसा था वो मैंने आपको बता दिया। फिर आ जाते हैं हम यमुना जैदी के ऊपर। यमुना जैदी का जो वाला सीक्वेंस है जिसमें वो बैठ के अपने बॉस के साथ डिस्कशन कर रही हैं कि हमें जो आज का शो करना है उसके ऊपर हमें गुंडे और पॉलिटिशियंस और इनके ऊपर डिस्कशन होगा, जो भी पैनल आएगा। तो क्वेश्चंस जो हैं मैं कभी भी रटे रटाए वाले नहीं पढ़ूंगी, मैं अपने हिसाब से पढ़ूंगी, मेरे क्वेश्चंस मेरे होंगे, मैं खुद लिखूंगी, मुझे स्क्रिप्ट दिया जाएगा। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट और सीरियस कॉन्वर्जेशन हो रही है। उस कॉन्वर्जेशन के अंदर उनके जो लिप्स है ना, वो कोरियन लिप्स किए हुए। बिल्डिंग के अंदर कोई बच्चा बहुत ज़ोर ज़ोर से शोर कर रहा था, तो मैंने उसको बोला बेटा थोड़ा स्लो डाउन, क्योंकि मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और जल्दी से मैं माइक भी ले लूँगी, ताकि जो थोड़ी बहुत भी डिस्टर्बेंस आती है फ़ैन की वो भी ना आए ना, ताकि आपको एकदम क्लियर वॉइस आए मेरी। वैसे तो मैं दरवाज़ा बंद करके खिड़की बंद करके बैठती हूँ, ताकि कहीं रोड का कोई और डिस्टर्बेंस, कोई और साउंड ना आए, सिर्फ आए तो अगर फ़ैन का ही आए। तो अभी मैं उसको बोलने गई थी। एनीवेज कंटिन्यू करते हैं हम अपने टॉपिक पे कि इतनी इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्जेशन चल रही थी यमुना जैदी की अपने बॉस के साथ, और उसमें उनके कोरियन लिप्स हुए हुए थे। तो एक तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, उसकी ज़रूरत भी नहीं थी, इतनी इम्पॉर्टेंट सीरियस कॉन्वर्जेशन हो रही थी फैशन दिखाने के लिए। मुझे लगता है कि और भी बहुत सारी जगह हैं, आपको नए ट्रेंड्स जो आ रहे हैं, मेकअप ट्रेंड्स की ड्रामों में ज़रूरत नहीं है, और वो भी जो न्यूज़ कास्टर है उसमें दिखाने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि वो जो बीच में से सेंटर से रेड कर देते ना, मतलब वो लिप्स ही जब वो बात करनी, मुझे ना कुछ उसके सारा जितना भी कॉन्सेंट्रेशन जा रहा था ना मेरा लिप्स के ऊपर जा रहा था, तो मुझे लगा कि उसकी ज़रूरत नहीं थी। यमुना वैसे ही बहुत प्यारी है, उसको अगर हल्का सा भी न्यूड लिप्स लगाते वो वैसी भी प्यारी लगती। और फैशन दिखाने के लिए दूसरे भी आप शो पे दिखाओ ना, अब जब शो न्यूज़ कास्टिंग में जा रहे हैं तो वो फैशन दिखाओ जो पाकिस्तानी फ़ैशन हो ना। ये वाला फ़ैशन जो होता है कोरियन वगैरह, ये चलो एड्स में हो गया, कमर्शियल में हो गया, या आप कोई शूट कर रहे हैं, मैगज़ीन शूट हो रहा है उसके लिए, मतलब कोई थीम हो ना उसके हिसाब से हो। अब वो मतलब ऑफिस में कौन कोरियन लिप्स करके जाता है ऐसे, हमारे यहाँ करके जाते होंगे पर मैंने नहीं देखे भाई, तो मुझको ये थोड़ा सा अजीब सा लगा। फिर आ जाते हैं अदनान यानी कि रहमती एंड हुमायूं सईद यानी कि इकबाल मुन्ना, उनकी कॉन्वर्जेशन के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ वो उनको बोलते हैं वेरी इंटेलिजेंट ना। वो बहुत ही मज़े की कॉन्वर्जेशन होती है दो भाइयों की, एज एन गुंडा भाइयों की। तो इट वाज वेरी क्वाइट फ़नी। पर जैसे ही मेरा उसमें कुछ कॉन्वर्जेशन में इंटरेस्ट डेवलप होने लगा, वैसे ही क्या हुआ कि एंड ऑफ द कॉन्वर्जेशन क्या हुआ, गंदा सा वही ट्रैक आ गया, बैकग्राउंड उनका म्यूज़िक जो है डिडन। मुझे समझ नहीं आता कि क्या ज़रूरत है उसको देने की यार, अच्छा बैकग्राउंड स्कोर दे दे। हमारे पास तो इतने टैलेंटेड मतलब म्यूजिशियंस हैं, किसी से भी लेके दे दे। मैंने बोला था स्टिल टाइम है, चेंज कर सकते हैं, प्लीज़ चेंज कर दो अगर सुन रहा है कोई तो। उसके फ़ौरन बाद आती है कॉन्वर्जेशन अदनान सिद्दीकी की अपने किसी मुलाजिम के साथ, जिसमें वो कुछ हिसाब करवा रहे होते हैं। मुझे वो कॉन्वर्जेशन बहुत इलॉजिकल लगी और उसकी क्या रीज़निंग थी वो मुझे समझ नहीं आई। तो अगर आप लोग को समझ में आई हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो अब आ जाती हूँ मैं लास्ट पॉइंट पे, क्योंकि जेंटलमैन का रिव्यू ऑलमोस्ट द एंड है। तो लास्ट पॉइंट है यमुना जैदी जब एज इन हुमायूं सईद को थप्पड़ लगाती हैं, जब अदनान सिद्दीकी कॉल करके बोलता है कि मौज़म मिनिस्टर के पास होकर आया है, तुम्हें पता नहीं है। एंड देन फिर मौज़म को देखने के लिए जाते हैं हुमायूं सईद, और वो उसको धमकाने के लिए एज एन फायर ही करते हैं, वो ज़मीन पे एज एन लूज फायर करते हैं ना। तो वो यमुना जैदी को आवाज़ आती है, वो अपने घर से निकल के रोड पे आती हैं चलती हुई देखने के लिए कि कहाँ फायरिंग हुई है। तो एक तो आके ना पहले देखती हैं और फिर थप्पड़ लगा देती हैं, एंड हुमायूं सईद आई एम सॉरी कह रहे होते हैं। तो मुझे बहुत ही ऑफ लगा ये चीज़ कि मतलब
एक गुंडा है एंड देन एक लड़की ने रैंडमली आके थप्पड़ लगा दिया। चलो हुमायूं सही तो मोहब्बत में उन्होंने कुछ नहीं कहा, मतलब कोई तो रिएक्शन किसी का तो आता, किसी का कोई रिएक्शन ही नहीं आया और उन्होंने भी इतनी कन्वीनियंटली थप्पड़ लगा दिया गुंडे को। ठीक है, बहादुरी सब अपनी जगह, पर इतनी ज़्यादा दिलेरी जिसकी कोई तुक मुझे समझ नहीं आई। तो बस एक ये थे कुछ मसले मसाइल जो मैंने शेयर किए। तो ज़ट बत्तों के पन पर आते हैं, जिसके राइटर हैं मुस्तफ़ा आफरीदी और डायरेक्टर हैं जी सैफ़ी हसन ही है ना, जी सैफ़ी हसन। तो सबसे पहले हम तालियां बजाते हैं मुस्तफ़ा आफरीदी के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत ही प्यारे तरीके से ना, मतलब एक एक कैरेक्टर को डिफ़ाइन करा है और उसकी छोटी छोटी डिटेल्स दे के कैरेक्टर इस्टेब्लिश कर दिया कि ये एक कैरेक्टर है। पहले आप सोचोगे कि ये क्या हो रहा है ना, एक रैंडम सा कोई कैरेक्टर आया है, पर उन्होंने फिर उस कैरेक्टर को डिफ़ाइन किया है कि आगे चलकर ना स्लोली जैसे आप बोलते हैं ना, जो मैं बात कर रही थी कि कैरेक्टर्स होते हैं और कैरेक्टर्स को फिर आपस में पिरोया जाता है कहानी बताने के लिए ना। तो वो जो कैरेक्टर्स निकल कर आए एंड देन वो आपस में जब जुड़े तो बहुत ही मज़ा आया उनको देखने के लिए। उसकी एग्जाम्पल थी जो मीनू यानी सज्जल अली, उसके जो भाई हैं जितने भी, उन भाइयों के छोटे छोटे कैरेक्टर्स उन्होंने डिफ़ाइन कर दिए एंड देन फिर वो एक जगह जमा हुए, देन आपको कहानी मतलब पूरी खुलकर आए कि ये जी मीनू के भाई थे। तो ये बहुत छोटी छोटी स्लाइड चीज़ें होती हैं जो आप शायद नोटिस नहीं करते हो, पर जब आपने पढ़ा, किसी ने पढ़ा होता है या किसी को पढ़ा नहीं भी हो, किसी को शौक़ होता है जो बहुत देखता है फिल्में ड्रामे, तो उसको नेचुरली इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि किस तरीके से कैरेक्टर्स को डिफ़ाइन किया जाता है और फिर किस तरीके से वो मिलते हैं, तो फिर एक कहानी अच्छी सी बन के सामने आती है। तो हम पॉइंट वाइज अब चलते हैं। मुझे सबसे पहले मुस्तफ़ा आफरीदी की तारीफ़ करनी थी और डायरेक्टर साहब की भी, कि उन्होंने क्या प्यार से और मोहब्बत से शूट किया है। एपिसोड शुरू होती है डॉक्टर से, जो कि खड़े हुए हैं उनके साथ, जिनकी वाइफ और बच्चे दोनों की डेथ हो गई है, और वो बताते हैं कि पक्का कोई नेग्लिजेंस है डॉक्टर के हेड से। तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए कि जब मुझे पुलिस लेके जा रही थी तो आप मुझे इतने चौकन्ने नज़रिए से देख रहे थे। तो इस वजह से वो डॉक्टर को लेकर आता है अपनी बीवी और बच्चे की कब्र पे और बताता है कि कुछ तो गलत हुआ है, मेरे तो घर वाले चले गए, पर आगे किसी और के साथ ना हो, तो आप प्लीज़ इसको लुक आफ्टर करें। यहाँ से सीन शुरू होता है और फिर पब्लिक सर्विस मैसेज है बर्थ कंट्रोल का, जो कि गवर्नमेंट के नुमाइंदे आए हुए हैं और बता रहे हैं आपको कि भाई इतने बच्चे नहीं होने चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है महंगाई हो गई है। एक बंदा ऐसा, अब पुराना वाला दौर नहीं, और ये ऑब्वियस सी बात है कि पुराना दौर नहीं है कि एक बंदा कमाए और 10 लोग या 20 लोग घर के खाएं। अब तो सब भी कमा रहे हो ना, तो बहुत मुश्किल होता है। ज़ाहिर है अभी मैं जॉब पे नहीं जा पा रही, मैं अपनी एग्जांपल देके समझा सकती हूँ कि मेरी बेटी को मुझे एडमिशन करवाना है एक अच्छे स्कूल में, तो अभी उसकी प्रेपरेशन चल रही है, तो मैं अभी कोई ऐसे काम नहीं पकड़ रही, तो मैं अपने चैनल पे ही ज़्यादा कंसंट्रेट कर रही हूँ और इसी वजह से मैंने ये रिव्यू शुरू करे ताकि मेरा चैनल अर्न करना शुरू करे। हर कोई जो भी कोई कुछ भी काम कर रहा है वो पैसे कमाने के लिए कर रहा है, जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो उस हिसाब से कर रहा है। और क्यों कर रहा है? अपने लिए, अपने बच्चों के लाइफस्टाइल के लिए ही कर रहा है। तो ये बात अब रिलीजियस एक्सपेक्ट से देखी जाए तो सब बोलते हैं कि बच्चे ज़्यादा होने चाहिए, वो चीज़ भी समझती हूँ मैं कि होनी चाहिए, कि बच्चे होने चाहिए, आपको नस्ल आगे बढ़ानी है, मुस्लिम ज़्यादा हों, पर आप एटलीस्ट जब पैदा कर रहे हो तो आप उनकी किफ़ायत भी तो कर सको ना। इतना तो आप एटलीस्ट आपके पास हो कि बच्चों की स्कूलिंग होती है, खाना पीना होता है, आपकी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सोशल लाइफ होती है, एंटरटेनमेंट होता है आपकी लाइफ में। तो उस चीज़ को उन्होंने केटर किया है। अब बहुत स्लाइटली उन्होंने केटर किया है, क्योंकि ज़ाहिर इतना सेंसिटिव टॉपिक है कि किसी को भी हर्ट कर सकता है, पर उन्होंने बहुत अच्छे से उसको बहुत पोलाइटली तरीके से बताया है कि भाई बच्चे इतने पैदा करो जितने आप उनको टेक केयर कर सको। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया आप लोगों को कि किस तरीके से उन्होंने एक एक कैरेक्टर को निकाला था सज्जल के भाइयों के बारे में। तो फिर उसके बाद सज्जल के भाइयों का इंट्रोडक्शन होता है, वो घर आते हैं, उनको गुस्सा आ रहा होता है कि उनकी बहन पास हो गई, उन्होंने बेसिकली उसकी पढ़ाई छुड़वा दी जब वो 5th क्लास में होती है। तो अब उनको गुस्सा आ रहा है कि उसने टॉप कैसे कर लिया, वो भी पूरे ज़िले में टॉप कर लिया, और उसके अब्बा नाच रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, बड़ा हंगामा, बड़ा शोर हो रहा है, बड़ी इंजॉयमेंट हो रही है। तो उनको ये चीज़ बड़ी बुरी लग रही है। तो उनमें से तो एक भाई जो ना ऐसे बोलता भी है कि
ये दोबारा से राइटर को बहुत कूडोज टू द राइटर कि उसने बहुत स्लाइटली बताया कि किस तरीके से औरतों को मर्डर कर दिया जाता है अपनी शान और शौकत के नाम पर ना। तो वो वहाँ पे बोलता है कि मेरा तो बस नहीं चल रहा कि मैं इसको जान से मार दूँ। सोचो आपकी बहन ने टॉप किया है पूरे ज़िले में और आपका बस नहीं चल रहा कि आप उसको जान से मार दो। तो उस छोटे छोटे ना इन्होंने पॉइंट्स पकड़े हैं जो कि बड़े ही प्यार से और बड़े ही नाजुक तरीके से इन्होंने, क्योंकि इतनी सेंसिटिव चीज़ें होती हैं तो उनको बड़े प्यार से लेके दिखाना पड़ता है कि किसी के भी इमोशंस हर्ट ना हो और कोई वावेला ना खड़ा हो जाए। तो वेरी नाइस। तो जी हमारी कहानी बस अब एंड की तरफ ही जा रही है, जिसमें फिर हमज़ा जो है वो जाके कन्फ्रंट करता है अपने उनको बॉस को, जो डॉक्टर जिनका वो बेसिकली हॉस्पिटल है, उनको जाके कन्फ्रंट करता है। तो वो उसी को फंसाने की कोशिश करते थे क्योंकि उनकी वाइफ होती है जिन्होंने सर्जरी करी हुई होती है। तो उसके बाद वो घर आता है तो काफ़ी डिस्टर्ब होता है। उसके बाद उन्होंने दिखाया है कि उनके अम्मा अब्बा की नोक-झोंक चल रही है, तो वो भी काफ़ी रिलेटेबल है। छोटी छोटी चीज़ें ना जिनसे आप कनेक्ट कर सकते हो। हमारे घरों में भी यही होता है कि हमारे अब्बा ना हर चीज़ में स्क्रू पाना, सभी के घरों में होता है कि कुछ भी करने बैठ जाते हैं, लाओ मैं ठीक कर देता हूँ, लाओ मैं ये कर देता हूँ। पर क्या होता है कभी कभी नहीं हो जाता है, कभी कभी नहीं भी होता, गड़बड़ हो जाती है। तो उसमें जो प्यारी सी नोक झोंक है उनके अम्मा अब्बा की, हमज़ा की, वो भी बहुत अच्छी लगी मुझे कि इतनी ओवर एग्जैजरेशन नहीं थी। बहुत प्यारे तरीके से उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से एक मिडिल क्लास फैमिली में अम्मा अब्बा एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते हैं, मोहब्बत से रहते हैं। सज्जल की दोस्त आई है सज्जल को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। वहाँ पे उन दोनों की कॉन्वर्जेसन होती है जहाँ पे वो टिपिकल बात कर रही होती है, शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो, अच्छा सुकून हो जाएगा ज़िंदगी में, पढ़ लिख के क्या ही कर लेना है, कौन सा प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर बन जाना है। तो उस पर सज्जल बहुत अच्छी बात कहती है, ऐसे हमारी अम्मा ने भी हमें बोला है। तो हम मेरी अम्मी भी मुझे बोलती थी कि एक पढ़ी लिखी औरत पूरी एक नस्ल मतलब पालती है, एक पूरी नस्ल चलाती है, औरत से पूरी एक नस्ल चलती है। तो औरत का पढ़ा लिखा होना, औरत को शऊर होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एज़ कम्पेयर टू मर्द, क्योंकि होना मर्दों को भी होना चाहिए पर औरत क्योंकि बच्चे पालती है इस वजह से उसको ज़्यादा पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो एटलीस्ट ये नहीं कि मास्टर्स कर लिया या कुछ कर लिया, जिसकी जितनी हैसियत हो वो उतना कर ले, पर ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही अनपढ़ जाए लोग। और आजकल के दौर में तो इम्पॉसिबल है कि आप पढ़े लिखे ना हो और आप एक अच्छा बच्चा उठा लो। तो पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स इन्होंने डिस्कस करे बहुत सारे, और बहुत मज़ा आया देखने में। और कनेक्ट, जैसे मैंने पहले एपिसोड में बोला था कि कनेक्ट कर पा रही थी, तो आज के एपिसोड में भी यही हुआ कि मैं कनेक्ट कर पा रही थी। ये था दोनों ड्रामों का रिव्यू। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो आपको पता है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। तो आपसे मिलूँगी नए एपिसोड के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।